अच्छा सर, अब अपने पांचवें केस की तरफ मूव कर जाते हैं। मैंने कहा कि मैं एक एंटिटी का ऑडिट करने गया। सही जी, मैं एक एंटिटी का ऑडिट करने गया और मुझे ये बात पता लगी कहाँ से, इन्वायरमेंट से। एक न्यूज़ आई कि भाई मार्केट में इसका जो है वो कॉम्पिटिटर अराइव हो गया है, जिसने ये शुरू कर दिया है कि ये जो मार्केट के अंदर जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है लोअर प्राइस के ऊपर। कौन सी प्राइस के ऊपर? लोअर प्राइस के ऊपर। इस बात को अपने भेजे में फिक्स करना है। यानी सर मैंने अभी कंक्लूड क्या किया, मैं एक इदारे का ऑडिट करने गया। लेट्स से आप समझेंगे कैंडी लैंड है, स्माइल इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, सही है जी, जो कि करलीज बनाता है, सही है जी, कोकोमो बनाता है, ये इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं, सही है जी। तो अब मैंने ये कहा कि भाई ये करलीज और कोकोमो बना रहा है, और ये जो बिस्कॉनी भी इसका एक डिवीजन है, सही, जो बिस्किट्स बनाता है, चॉकलेटो वगैरह, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि भाई यही प्रोडक्ट्स अब एक कॉम्पिटिटर भी ऑफर करने लग गया। कौन सी प्राइस पे? लोअर प्राइस के ऊपर। अब ये आप सोच रहे होंगे घर पे बैठे हुए कि भाई इसको समझ के मेरा क्या जाए। भाई आप ऑडिट करने गए हैं, आपने जब ये चीज़ देखी तो आपको ये भी तो बात पता होनी चाहिए ना कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो जो भी अमाउंट आ रही होगी मेरे पीएनएल के अंदर, दिस विल टेंड टू डिक्रीज, या वो उससे मेंटेन भी हो तो वो इसलिए हो क्योंकि डिमांड बढ़ जाए मार्केट में। पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कॉम्पिटिटर आ गया और उसने लोअर प्राइस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर किए हैं, सेम नेचर के, सेम क्वालिटी के, सेम टेस्ट के, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका बिजनेस हल्का सा इम्पैक्ट होगा, वो वहां पे स्विच हो जाएगा? तो बीइंग एन ऑडिटर आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, और वो चीज ये होनी चाहिए कि जब आप रेवेन्यू की फिगर का ऑडिट कर रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज अ रिस्क, एक रिस्क होगा कि मैनेजमेंट ने अपने रेवेन्यू को ओवर स्टेट करने की कोशिश की होगी, ये दिखाने के लिए कि हमने अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव किया है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद सोचें यार, आप खुद सोचें कि एक गली के अंदर भी अगर एक चिप्स वाला है तो पहले वो पूरे एरिया की डिमांड को केटर करता था, और अभी कोने पे ही, उधर ही अगर एक और चिप्स वाला खुल गया तो जाहिर सी बात है आपका जो पॉपुलेशन है थोड़ा सा वहां शिफ्ट होगा, क्योंकि अब वो डिमांड को केटर करने के लिए चाहे रश की वजह से क्यों ना लोग वहां पे शिफ्ट होंगे। तो आप समझने की बात ये कि आप कभी किसी एंटिटी का ऑडिट करने जाएं, एग्जांपल दे रहा हूं, आप कभी किसी एंटिटी का ऑडिट करने जाएं, आपको इन्वायरमेंट से न्यूज़ मिले, और न्यूज़ कब मिलेगी? जब आप इन्वायरमेंट पर नज़र रखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आपको जब इन्वायरमेंट से न्यूज़ मिले कि भाई एक और इदारा है जो कि इसी नेचर के, इसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फराहम कर रहा है, वो भी लोअर प्राइस के ऊपर, तो आप जिस एंटिटी का ऑडिट करने गए आपका दिमाग चलना चाहिए वहां पर कि भाई देयर इज अ रिस्क, दैट रेवेन्यू माइट बी ओवर स्टेटेड। अब एक बात बता रहा हूं आपको, अब सवाल किस तरीके से आएगा, आपको रेवेन्यू की फिगर दी हुई होगी 2022 की, और कंपैरेटिव आ गया 2021। अब होगा ये कि आप जब इसको कंपेयर कर रहे होंगे ना, आप जब इसको कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको यहां पे रेवेन्यू दिख रहा होगा 3 बिलियन का, और यहां पे दिख रहा होगा 4 बिलियन का। अच्छा, आपको मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल्स दे दी, अभी आप ऑडिट करना शुरू नहीं किया, अभी तो आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, आपने फाइनेंशियल्स देखा, आपने बोला वाह भाई वाह, मार्केट में कंपटीशन चल रहा है और इन भाई का रेवेन्यू 1 बिलियन से ऊपर चला गया। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो भाई ये चीज तुम्हें कैसे पता लगी? क्या नजूमी थे? मैं अगेन कह रहा हूं नहीं, आपने जब अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की, इन्वायरमेंट का, देखो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में आपने ये समझा ना कि बिजनेस क्या करती है, आपने ये देखा इसी नेचर का बिजनेस एक दूसरी नई कंपनी आके कर रही है, वही प्रोडक्ट्स फराहम कर रही है, वो भी लोअर प्राइस में, तो इससे कौन खरीदेगा? इससे क्यों खरीदेगा कोई? तो समझने की बात यह है कि इसका बिजनेस गिरना चाहिए था तो इंक्रीज कैसे हुआ? तो यहां पर रिस्क आ रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पक्का यकीन है कि ये हुआ है, बट हाँ, आप टारगेटेड ऑडिट करेंगे ना, आपको मसला दिख रहा है, अपेरेंट मसला है, वो अपेरेंट मसला कैसे पता लगेगा? जब आप उस एंटिटी के बिजनेस को, ऑपरेशन को समझेंगे वो क्या करता है, तभी तो आपको पता लगेगा कि ऐसी नेचर की कंपनी जो बाकी है वो क्या कर रही हैं। तो आप लाइक वाइज कंपैरिजन करें ना, ताकि आपकी असेसमेंट सही हो, आपका ऑडिट सही हो, आपका टारगेट रिस्क तो पकड़ो कि यहां मसला हो सकता है। अब बात समझिए तो। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या? वही कहानी अगेन,
आपने सिचुएशन को पिक करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने सिचुएशन को पिक करना है। कहां से? मैं आपसे पूछता हूं, आपने सिचुएशन को कहां से पिक करना है? एग्जाम के अंदर, सवाल में से, प्रैक्टिकल लाइफ में से, कंपनी में से? अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? वही लिखने का तरीका, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ द कंपनी। मैंने सवाल में से फैक्ट उठाया, सवाल में से फैक्ट को पिक किया और मैं लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। अभी हम सवालात भी करेंगे आगे। मैं क्या कह रहा हूं? ड्यूरिंग द ईयर revenue of the company has been increased by 1 billion rupees. However, there is a competitor. ये मैं कुछ अपने दिमाग से नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ सवाल की तशरीह करके बता रहा हूँ। However, there is a competitor who has started selling the same product at a lower price. Therefore, there is a risk of overstatement of revenue. आपने क्या किया? आपने सिचुएशन को बयान किया। आप कह रहे हैं इस वजह से, क्योंकि कॉम्पिटिटर आ चुका है, इवन तो कॉम्पिटिटर आने के बाद भी इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। बच्चा बेवकूफी क्या करता है, लिख के आता है ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है। भाई क्यों है ये भी तो बताओ। अपने जज्बात तो लिखो कि तुम इस वजह से कह रहे हो, क्योंकि तुम मैनेजमेंट के पास जाओगे ऑडिट करने के लिए, या अपने पार्टनर को बोलोगे, या अपने सीनियर मैनेजर को बताओगे कभी कि यार मुझे सर लगता है यहाँ पे ये रिस्क है, तो वो तुमसे दूसरा सवाल पूछेगा, भाई क्या रिस्क है, क्यों रिस्क है? तो बोलोगे नहीं बस मुझे लग रहा है रिस्क है। बोलेगा कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, मुझे बताओ ना। रिस्क फैक्टर होता है। वो रिस्क फैक्टर क्या मिला तुम्हें? भाई वो रिस्क फैक्टर ये है कि कंपटीशन होने के बावजूद भी रेवेन्यू ऊपर जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, क्या ये यकीन है? नहीं भाई, शक है। फिर आप फिर बात समझिएगा, फिर वो इसको यकीन में जब आप बदलेंगे, कब बदलेंगे? जब उसको ऑडिट करेंगे। अभी तो मैंने ऑडिट करना शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैं एक पेज पे लिख रहा हूँ। जैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट करता हूँ तो एक जगह सब लिख लेता हूँ कि ये मसले हैं, मुझे चेक करने हैं, स्पेसिफिकली ये चेक करना है। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड ऑडिट। कोई आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा कि आपने गलत ऑडिट किया है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, क्या सर ऐसा हो सकता है कि वाकई मेरा शक ही हो, यकीन में नहीं बदले जब मैं ऑडिट करूँगा? हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो ये हो सकता है कि आप जब मैनेजमेंट के पास जाएं, आप सब वेरिफिकेशन कर लें। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, वो सिखाऊंगा। मैनेजमेंट आपको ये बता दे, ये प्रूफ कर दे कि भाई ये जो चॉकलेटें या चिप्स वगैरह खरीदते हैं, पहले पिछले साल में जो आबादी थी वो ये थी, अब ये आबादी जो पिछले साल बच्चे थे वो बड़े हो गए, अब वो भी कोकोमो खाते हैं। अब समझने की बात ये है कि ये भी तो स्टैट्स मेरे पास होंगे ना पाकिस्तान के, ये भी तो अवेलेबल होते हैं ना वेबसाइट पे कि भाई पाकिस्तान का बर्थ रेट ये है, ये सारी चीज़ें। तो आप ये भी देखेंगे, डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे भाई इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो वो सारी चीज़ें कब होंगी? जब आप उसको ऑडिट करेंगे। पर आपने शक तो सही किया ना, मसला तो सही पिक किया ना। और अगर ये मसला पिक नहीं करते तो आप ओवरऑल एक नॉर्मल ऑडिट करके आ जाते, जबकि आपको कुछ पता नहीं होता। पर अब तो आपको पता लग गया ना। कैसे पता लगा? अगेन कह रहा हूँ, यू हैव अंडरस्टूड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। के माहौल में क्या चल रहा है, उस माहौल का इस एंटिटी पे क्या इम्पैक्ट है। तो हमने क्या सीखा अब तक? आपने रिस्क फैक्टर को पिक करना है और आपने ये देखना है कि इस रिस्क फैक्टर की वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से लाइन आइटम पे इम्पैक्ट आएगा, उसको लिंक कर देना है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ ड्राफ्टिंग टेक्निक। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि भाई competition have arrived and the revenue of the company has been increased by 1 billion rupees. There's a risk of overstatement of revenue. I hope आपको पहला रिस्क क्लियर है। दूसरा रिस्क मैं आपको एक ऑल टुगेदर नई चीज सिखाता हूँ। मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैंने एक माल मैन्युफैक्चर किया था, सही है जी, इसकी जगह नहीं लिखते, इसकी जगह लिखते हैं कि मैंने एक एक जो है कोकोमो बनाया था, उसकी पर यूनिट की कॉस्ट मुझे पड़ गई थी लेट से 6 रुपीज़ पर यूनिट। सही है जी, 6 रुपीज़ पर यूनिट मेरी कॉस्ट है। अच्छा, कॉम्पिटिटर ने क्या किया? कॉम्पिटिटर ने क्या किया? अपना कोकोमो जैसा ये प्रोडक्ट बनाया और उसकी प्राइस रखी 4 रुपये पर यूनिट। यार मुझे एक बात बताओ, क्या कोई बेवकूफ़ है कि वही चीज़, वही टेस्ट, वही सारी चीज़ें मुझसे आके खरीदेगा? नहीं भाई, उसने क्या किया है? कम प्राइस पे ऑफर किया। तो क्या मैं कह सकता हूँ आपकी इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे मेजर होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे मेजर होती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई अब इसकी एनआरवी, अगर आपकी इन्वेंट्री पड़ी रह गई और वो बिक नहीं रही है, तो अब इसकी एनआरवी कितनी हो गई है? 4 रुपीज़ पर यूनिट। एटलीस्ट आपको इतने पे बेचना पड़ेगा। इससे पहले क्या सीन था? इससे पहले आप 10 रुपए का पैकेट बेचते थे, 15 रुपए का पैकेट बेचते थे, क्योंकि मार्केट खुली थी, आप बादशाह थे। पर अब जब कॉम्पिटिटर आ गया, क्या आपकी बेचने की उस वैल्यू पे इस्तात है? नहीं भाई, आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ एनआरवी लॉस आ गया? तो इससे ये भी तो रिस्क है।
अगर कॉम्पिटिटर स्टार्टेड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, तो आप तो टारगेटेड ऑडिट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये भी रिस्क है कि इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड होगी बिकॉज competitor has started selling the product at a lower price than the cost of the company। तो क्या मैं कह सकता हूं एनआरवी लॉस होगा? अच्छा, पे वो मुझे प्रूव भी कर सकती है कंपनी, भाई मेरे प्रोडक्ट्स तो अभी भी ज्यादा पे बिक रहे हैं, तो कोई एनआरवी का चक्कर नहीं है। बट हाँ, अगर वो इन्वेंट्री पाइलअप होती जा रही है, पर देखो रिस्क तो पकड़ा ना, ऑडिट तो टारगेटेड कर रहे हो ना, वरना तो तुम्हें पता ही नहीं होता। तो आई होप आपको ये कहानी क्लियर है कि भाई कॉम्पिटिटर के आने से और उसके लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने से दो मसले होंगे। एक तो बिजनेस उसकी तरफ स्विच होगा, और अगर मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो हमेशा देयर विल बी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। और दूसरा, अगर बिजनेस कॉम्पिटिटर पे स्विच हो रहा है ड्यू टू द लोअर सेलिंग प्राइस सेट बाय द कॉम्पिटिटर, तो फिर आपका एक और रिस्क होगा कि आपकी इन्वेंट्री इंपेयर हो गई हो, वो एनआरवी उसकी नीचे आ गई हो, आपकी इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड होगी। तो क्या हम कह सकते हैं, इसको भी अंग्रेजी में अगर तर्जुमा करूं, कि कॉम्पिटिटर हैज स्टार्टेड सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, सेम प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस। ये हमने कहां से उठाया? प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कंपनी से उठाऊंगा ये चीज, एनवायरमेंट से उठाऊंगा, और सवाल में मैं क्वेश्चन से उठाऊंगा एग्जाम में। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा अभी अभी सिंपल क्या लिखा, कॉम्पिटिटर हैज स्टार्टेड सेलिंग। कॉम्पिटिटर आप ये लिखिएगा, जब जो मैं बोलता हूँ ना फिर आप लिखें भी कि भाई हाँ ये ड्राफ्टिंग टेक्निक है, ताकि पिक हो जाए, अब सवालात में आपको हेल्प होगी। कॉम्पिटिटर हैज स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस एज कंपेयर टू आवर कॉस्ट, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। सर मैं ओवर स्टेटमेंट कैसे कह रहा हूँ भाई? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि रिस्क है कि इन्वेंट्री ज्यादा पे रिकॉर्ड हुई होगी जबकि कम पे होनी चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू कम हो चुकी है तो आप ज्यादा वैल्यू नहीं दिखा सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दैट्स व्हाई आई से कि भाई बिफोर यू डू ऑडिट आप प्रॉपर एनालिसिस कर लें, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कर लें, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज ऑडिट इफेक्टिव पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई अब अगर मैं यहाँ पे इसकी समरी बताऊँ, रिस्क फैक्टर क्या है? अराइवल ऑफ कॉम्पिटिटर। व्हाट विल बी द पॉसिबल इम्पैक्ट? Overstatement of inventory as the entity might be facing difficulty in selling its inventory. Understatement of NRV, loss in the inventory might not be recorded at lower of cost और NRV। और मैंने तीसरी चीज आपको क्या बताई? रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। बात क्लियर है सर? बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अगले केस के साथ। जज़ाकल्लाह।